नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आ गए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है भूडपोष की परिभाषा। भूडपोष वह व्यवस्था है जिसके द्वारा भ्रूण को विकास के दौरान भोजन और पोषण प्राप्त होता है। यह पोषण माँ के शरीर, अंडे की झिल्ली या फिर विशेष संरचनाओं से मिल सकता है। भ्रूणपोष के प्रकार: लेसी-थ्रायोट्रॉफिक भ्रूणपोष, जिसमें भ्रूण को भोजन अंडे की झिल्ली से मिलता है, माता के शरीर से सीधे पोषण नहीं मिलता। उदाहरण: मछली, मेढक, पक्षी आदि। जैसे नंबर 2, मेट्रोट्रॉफिक भ्रूणपोष। इसमें भ्रूण को भोजन माता के शरीर से मिलता है। स्तनधारियों में यह पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। उदाहरण: मनुष्य, गाय, कुत्ता आदि। हिस्टोट्रॉफिक भ्रूणपोष। इसमें भ्रूण को पोषण माता के ऊतकों के स्राव से मिलता है। यह कुछ जंतुओं में ही पाया जाता है। निष्कर्ष: भ्रूणपोष से सही विकास के लिए आवश्यक है। अलग अलग जीवों में भ्रूणपोष अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असंग जनन। असंग जनन वह जनन है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है और युग्मकों का संलयन नहीं होता है। इनमें बनने वाली संतानें जनक के समान होती हैं। असंग जनन का महत्व: यह शीघ्र होता है, जीवों की संख्या तेजी से बढ़ती है, अनुकूल परिस्थितियों में जीवों का संरक्षण और प्रसार होता है, सरल जीवों में यह ऊर्जा और समय की बचत करता है। उपयोगी गुण: पीढ़ी दर पीढ़ी बिना बदलाव के बने रहते हैं। प्लाज्मिड की परिभाषा: प्लाज्मिड छोटे गोलाकार आकार के गुणसूत्रीय डीएनए अणु होते हैं जो कि मुख्य डीएनए क्रोमोसोम से अलग पाए जाते हैं। यह सामान्यतः बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और सामान्य की प्रकृति बना सकते हैं। प्राणियों, जीवों एवं जंतुओं उपयोगिता: प्लाज्मिक बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसे विशेष गुण प्रदान करते हैं। नंबर 2, यह बैक्टीरिया के बीच आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। जीव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग जीन ग्राहक के रूप में किया जाता है। इसके द्वारा इंसुलिन, हार्मोन और वैक्सीन जैसे उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता वह अवस्था है जिसमें एक निश्चित अंडाणु या एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। यह घटना पौधों और जानवरों में पाई जाती है। उदाहरण: संतरा, आम और आर्माडिलो। वन्य जीव की परिभाषा: वनों, घास के मैदानों, पर्वतों, नदियों आदि प्राकृतिक आवासों में रहने वाले सभी जंगली पक्षी, पशुओं, सरीसृप और अन्य जीवों को वन्यजीव कहा जाता है। वन्यजीव संरक्षण की दो विधियां: संरक्षित क्षेत्र बनाना और शिकार पर रोक। संरक्षित क्षेत्र बनाना, इसके बारे में हम देखेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाकर वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जा सकता है। शिकार पर रोक कर अवैध शिकार और वन्य जीव के व्यापार पर सख्त कानून लागू करके उसके संरक्षण में सहायता मिलती है। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अनिषेक फलन। जैसे कि हमने उस पर छोटा सा थोड़ी सी टिप्पणी करी थी, इसमें थोड़ा सा बड़ा है। अगर ये आपको बहुविकल्पीय में आता है या हमारे विस्तृत में आता है तो आप इसमें से आप उठा के जानकारी लिख सकते हैं। अनिषेक फलन वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु का विकास बिना निषेचन के होता था, जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको, नए जीव में हो जाता है। इसमें नर युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। मधुमक्खी, ततैया, चींटी और कुछ छिपकलियाँ ये अनिषेक फलन के द्वारा ही होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से आती है। यह अलग अलग जीवों से होकर आगे बढ़ती है। ऊर्जा का स्रोत सूर्य पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य स्रोत है। पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को सूर्य की ऊर्जा भोजन रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। उत्पादक: हरे पौधे, शैवाल आदि को उत्पादक कहते हैं। यह सूर्य की ऊर्जा को सीधे ग्रहण करते हैं और भोजन बनाते हैं, इसीलिए ऊर्जा
प्रवाहित करने की शुरुआत उत्पादकों से ही होती है। उपभोक्ता, यह वन्य जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वे दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा उपभोक्ता। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी जीव, जैसे हिरण, गाय, जो पेड़ पौधे को खाते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे मांसाहारी जीव, जैसे शेर, जो कि शाकाहारी जीवों को मारकर खा जाते हैं। और तृतीय उपभोक्ता उपभोक्ता होते हैं बड़े मांसाहारी जीव, यह द्वितीय उपभोक्ताओं को भी खा जाते हैं, जैसे कि गिद्ध और हमारे कौवे, चील। अपघटक, बैक्टीरिया और फफूंद को अपघटित करके यह मृत पौधों को, जानवरों को सड़ा गलाकर पोषक तत्वों को मिट्टी से वापस मिला देते हैं। हालांकि ऊर्जा वापस नहीं जाती, केवल पदार्थ पोषक तत्व वापस मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊर्जा का क्षय। ऊर्जा का पूरा भाग आगे नहीं जाता, हर स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है, बाकी ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार खास श्रृंखला की भी होती है। ऊर्जा प्रवाह की विशेषताएं। ऊर्जा प्रवाह में एक ही दिशा में होता है, सूर्य, पौधे और जानवर। सूर्य चक्र नहीं बनाती, केवल प्रवाहित होती है। यह स्तर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। निष्कर्ष, पारिस्थितिक तंत्र में यह ऊर्जा सूर्य के शुक्र से होकर उत्पाद, उपभोक्ता और अंत में अपघटक तक पहुंचती है। यह प्रवाह एक ही दिशा में होता है और हर स्तर पर सूर्य की ऊर्जा कम होती जाती है। तो इसके बाद में आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड या अम्ल होता है, जबकि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। सिर्फ उसमें से डीऑक्सी को हटा देना है और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल लिख देना है, ये आरएनए का पूरा नाम हो जाएगा। डीएनए में शर्करा डीऑक्सी राइबोस होती है, जबकि आरएनए में क्या होगा भाई? जब डीऑक्सी ही हटाना है तो कौन सी बचेगी? राइबोस शर्करा बचेगी। डीएनए सामान्यतः दोहरी कुंडली डबल हेलिकल संरचना होता है, जबकि आरएनए केवल सिंगल हेलिकल या एकल श्रृंखला का होता है। नंबर 4, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में कौन सा पाया जाता है? यूरेसिल होता है। डीएनए आनुवांशिक जानकारी को ग्रहण करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। डीएनए मुख्य नाभिक में पाया जाता है, जबकि आरएनए नाभिक और साइटोप्लाज्म दोनों में ही मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फाइलेस रोग पर टिप्पणी। फाइलेसियस, यह परजीवी जनित रोग है जिसमें आम भाषा में हाथी पाँव भी कहते हैं। इसे फाइलेरिया भी कहते हैं आम बोलचाल में, और हाथी पाँव भी कहते हैं। यह रोग मुख्यतः लासिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। कारण, यह रोग फाइलेरिया कृमि जैसे बैक्टीरिया बेनिक्रिप्टी और वगैरिया मलाई के कारण हो जाता है। यह कृत्रिम मादा कैलिलोस मच्छर काटने से भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश हो जाते हैं। संक्रमण की प्रक्रिया, मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति को रक्त को चूसता है तो कृमि के लार्वा मच्छर के अंदर चले जाते हैं, और यह मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके लार्वा स्वस्थ शरीर में पहुंच जाते हैं। नासिका नलियों में बहने लगते हैं। लक्षण, पैर और हाथों, जंघ आदि में सूजन आ जाती है। लासिका नलिकाओं में रुकावट आ जाती है। त्वचा मोटी और कठोर हो जाती है। बुखार और दर्द बना रहता है। रोकथाम, मच्छरों से बचाव, मच्छरदानी और कीटनाशक का उपयोग करते रहना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें और संक्रमित व्यक्ति का समय पर इलाज होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं उपचार। फाइलेरियल दवाइयाँ भी दी जाती हैं। डाई एथनाइल और कार्बाजीन DEC का उपयोग भी किया जाता है। निष्कर्षण, फाइलेरिया एक गंभीर लेकिन रोके जाने योग्य रोग है। मच्छरों पर नियंत्रण और समय से उपचार इस रोग से बचा जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं किण्वित पेय पदार्थ। किण्वित पेय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किण्वन की प्रक्रिया में बनते हैं। यह प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों जैसे ईस्ट, शर्करा और अल्कोहल, कार्बन
डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। किण्वन क्या है? किण्वन जब जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और की अनुपस्थिति में ईस्ट बैक्टीरिया शर्करा को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यह अल्कोहल बनाता है। उदाहरण: शराब अंगूर या अन्य फलों के रस से बनाई जाती है। बियर जौ या अन्य अनाज से बनती है। ताड़ी खजूर या नारियल के रस से बनती है। साइडर सेब के रस से तैयार की जाती है। फेनी काजू या नारियल से ही बनाई जाती है। उपयोग: मनोरंजन के लिए, कुछ मात्रा में पाचन में सहायक, और नंबर 3 खाद्य और पेय उद्योग में उपयोगी। हानि: ये सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लत लगने की संभावना होती है और यकृत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। निष्कर्षण: किण्वित पदार्थ शर्करा के किण्वन से बनते हैं। इनमें अल्कोहल पाया जाता है। इसके कुछ लाभ हैं तो बहुत अधिक सेवन करने से बहुत सारी हानियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसी के साथ में हमारे आज के टॉपिक समाप्त हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। और इससे जुड़े और भी फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर इससे संबंधित कोई भी आपको प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह इसका लिंक बायो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।